हेलो प्यारे बच्चों आज की क्लास बहुत स्पेशल क्लास है फ्रिक्शन की। आज हम रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन करेंगे जिनमें एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, मूविंग ट्रॉली के ऊपर एक ब्लॉक रख देते हैं, कई ब्लॉक रख देते हैं, उनमें रिलेटिव मोशन देखते हैं, फ्रिक्शन की अलग अलग डायरेक्शन होती है, वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज की क्लास के बाद आपका डाउट ना रहे। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों। पहले अभी कुछ थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी और काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक फंडा सिखाता हूँ। जैसे कोई दो ब्लॉक हैं ये, ठीक है, और इसका नाम बी रख लिया, इसका नाम ए। इसकी वेलोसिटी है बच्चों वी ए है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, और वी बी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो नीचे स्मूथ है सरफेस और यहाँ रफ सरफेस है। ठीक है, तो रफ सरफेस है। अब पहले तो ये देख लो कि रिलेटिव वेलोसिटी है, इसका मतलब रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखनी है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले जैसे मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखूं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आएगा बच्चों? 10 - 2, तो +8 मीटर पर सेकेंड आ रही है। यानी कि बी पे अगर कोई आदमी बैठा हो, ठीक है, उसे ए आगे जाता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव आ रही है ना। तो बी के लिए जो फ्रिक्शन होगा, ए पे जो लग रहा होगा, ए के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट होगा। मतलब आपने जिसको फ्रेम माना है, आपने बी को फ्रेम माना है ना अभी, और ए ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रेम बी से। तो इसकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी जो हुई ए की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन लगता है, इसका मतलब इस पे फ्रिक्शन होगा पीछे। ठीक है, जो भी फ्रिक्शन होगा। अच्छा, आप ये तो अंडरस्टूड हो गया कि बी पे आगे लगेगा। मान लो फिर भी आपको चेक करना हो, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना है बच्चों? 2 - 10, तो कितना है? -8। यानी कि एक पे अगर कोई बैठ जाए, बिठाओ इसको, इससे पूछो बेटा बी किधर जा रहा है, तो उसको पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब ए से पूछा जाए तो बी पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट, यानी कि इधर की तरफ। ठीक है, ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी। क्लियर है बच्चों? ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन, ये किस पे लग रहा है? ऑन बी, और ये ऑन ए। ठीक है, इस तरीके से चेक किया जाता है बच्चों। क्लियर है? यानी कि जिस भी फ्रेम के रेस्पेक्ट में आपको चेक करना है फ्रिक्शन की डायरेक्शन, उसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर लो, और रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के बाद उसका अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा। ऑब्वियसली रिलेटिव मोशन का अपोज करता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, अब बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और ऐसी प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी है इधर की तरफ। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है इनकी वेलोसिटी। मतलब ये कुछ ऐसा डायग्राम है, जैसे ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म जा रहा है बच्चों इधर की तरफ, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और ब्लॉक जा रहा है ऐसे, ये कुछ ऐसा मोशन है। ठीक है, हम इसे ऊपर से देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू है इस डायग्राम का। एक ब्लॉक रखा हुआ है, जो ब्लॉक तो ऐसे जा रहा है, और ये किधर जा रहा है? इस तरफ। तो दोबारा डायग्राम दिखाता हूं मैं, देखो ऐसे। ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं। तो हमें इस केस में रिलेटिव, हमें बताना है फ्रिक्शन किस डायरेक्शन पे लगेगा ब्लॉक पे। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या सिखाया था अभी कि काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी? रिलेटिव मोशन का अपोज करते हुए। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म किधर होगी बच्चों? वी ओ माइनस वी पी, ऐसे ना। ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस ऑफ 8 आई कैप माइनस 3 जे कैप। देखो -7 आई कैप, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म पे बैठे आदमी को ये इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। तो सोचो, इसका मतलब अगर प्लेटफॉर्म पे बैठे आदमी को ब्लॉक इधर जाता हुआ दिख रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट में फ्रिक्शन होगा,
यानी कि जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी एफ की कैप, कैप लिखा है मतलब डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन, तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, इसका जो यूनिट वेक्टर है उसके अपोजिट, है ना। समझते हो बच्चों, यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखो ये हो जाएगा माइनस, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वही वेक्टर तो समझते हो ना, यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों, ऐसे। तो ये माइनस जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 7i कैप माइनस 5j कैप अपॉन अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये डायरेक्शन आ गई बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन की, किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लेटफॉर्म पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि ये वाली डायरेक्शन, माइनस हटा दो तो ये डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट है। क्लियर है। तो हमें अभी ये समझ में आया है कि फ्रिक्शन, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लेना है दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो जिसके रेस्पेक्ट में पता करनी है डायरेक्शन की किधर लग रहा होगा, उसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी पता कर लो और उसका अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन ले लेना है, ठीक है बच्चों। तो ये देखो बच्चों, अगर मान लो हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि एक ट्रॉली जा रही है ये, ठीक है, ये एक ट्रॉली है, ठीक, या ट्रक है, कुछ भी ऐसे मूव कर रहा है, ठीक, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो हमसे पूछा जा रहा है, इसके मोशन को डिस्कस किया जाता है क्वेश्चन में कि ये स्लिप करेगा नहीं करेगा, इस तरीके से। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं पहले, ताकि बड़े क्वेश्चन जो आएंगे उनको भी हैंडल कर पाएं। मैंने मान लिया कि यार ये एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, हमें इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू, दे रखा है कि भाई इसे अगर स्लिपिंग होगी तो म्यू फ्रिक्शन होगा, है ना। इसका ब्लॉक का मास दे दिया मान लो m0, ठीक, ट्रॉली आगे जा रही है। बच्चों यहाँ दो बातें हो सकती हैं, ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, देखो जैसे आपको इसे समझना होगा, ये एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है ये, तो अगर मैं इसको ऐसे चला रहा हूँ तो इसके साथ स्लिप नहीं कर रहा है, मतलब इसके साथ मोशन कर रहा है, मतलब स्लिप नहीं कर रहा है, ऐसे देखो, है ना, और लगभग मिड पे रखा हुआ है ना ये। लेकिन अगर मैं इसको बहुत तेजी से चलाऊं तो देखो ये स्लिप कर गया और फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये पीछे आ गया, है ना। तो यहाँ बैठे हुए आदमी को ये पीछे जाता दिख रहा था ना, है ना, और एक केस में दोनों इकट्ठे मूव कर रहे थे। तो इन दोनों केस का मतलब समझने जा रहे हैं कि एक कब ये दोनों एक साथ मूव करते हैं और कब ये ऐसा रिलेटिव मोशन करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि यार जब तेजी से एक्सीलरेट कर रहे हैं तब ये स्लिप कर रहा है, तो ऐसा क्यों। बच्चों याद करो, जब मैंने स्यूडो फोर्स पढ़ाया था तो मैंने कहा था स्यूडो फोर्स अभी खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है ना। तो आज स्यूडो फोर्स के बहुत सारे केस पढ़ेंगे हम। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि यहाँ एक ऑब्जर्वर को बिठा दो, ठीक है, और उससे पूछो, यानी कि फ्रेम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो फ्रेम के रेस्पेक्ट में जब हम देखते हैं तो यहाँ इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स किधर की तरफ होगा, पीछे की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन ए है, गिवन है, ठीक है, हमें पता है कि ये एक्सेलरेशन ए, तो इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा m0 a, है ना। इसकी टेंडेंसी पीछे जाने की होगी, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में इसकी टेंडेंसी पीछे जाने की होगी। ऑब्वियसली जब हम बस वगैरह एक्सेलेरेट होती है तो हम पीछे की तरफ जाते हैं नहीं, स्यूडो फोर्स की वजह से, तो पीछे जाने की होगी। इसका मतलब फ्रिक्शन किधर होगा, इधर, ऑन ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, ऑन ट्रॉली देखना हो तो फ्रिक्शन उल्टा, हर जगह इक्वल एंड अपोजिट होता है बच्चों फ्रिक्शन, ऑन ट्रॉली, समझा बच्चों। इस पे फ्रिक्शन इधर की तरफ होगा। अब देखो जो फ्रिक्शन होता है बच्चों, यहां जो फ्रिक्शन होगा दैट शुड बी, अगर मान लो हमें इसे रोक के रखना है, मतलब ये ब्लॉक को हमें चलने नहीं देना, तो स्यूडो फोर्स, समझ रहे हो बच्चों, जो स्यूडो फोर्स है अगर फ्रिक्शन से कम है, मतलब स्लिपिंग नहीं करने देना, फ्रिक्शन से कम है, और फ्रिक्शन कौन सा होता है बच्चों, लेस देन और इक्वल टू μ1, ये नॉर्मल एक्शन होता है ना बच्चों, दैट इज m0g, ठीक है, n1 म्यू ही लिखेंगे, म्यू n इंटू म्यू ने n और n की जगह m0g, इतना तो अंडरस्टूड है ना भाई, पिछली क्लास में सिखाया मैंने, n mg के बराबर होगा इक्विलिब्रियम वर्टिकल। तो ये लेस देन और इक्वल टू दिस फोर्स होना चाहिए। अगर सूडो फोर्स इस फोर्स से कम है, भाई मूव कराने के लिए इतना फ्रिक्शन है, तो ब्लॉक विल नॉट स्लिप, ठीक है, ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखो इसका मतलब ये स्लिप नहीं करेगा, लेकिन
दूसरा केस, अगर ये फर्स्ट है और इसको ऐसे इक्वल टू पे भी लिख सकते हैं, इफ एम नॉट ए, समझ रहे हो बच्चों, जो सीडो फोर्स है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है, म्यू, और ये कौन सा फोर्स है, एम नॉट जी, तो ब्लॉक विल स्लिप। समझ रहे हो बच्चों, ब्लॉक क्या करेगा, स्लिप करेगा, ठीक है। और अगर ब्लॉक स्लिप करेगा तो उस केस में यहां कुछ ऐसा फोर्स बनेगा बच्चों, एम नॉट, है ना, तो सीडो फोर्स इधर है ना, और फ्रिक्शन किधर होगा बच्चों, इस तरफ, लेकिन कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक, है ना, और ये पीछे की तरफ एक रिलेटिव एक्सेलरेशन से जाएगा, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू, बोलो बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, बोलो होगा नहीं होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली एक्सेलरेशन जा रहा है, तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, एम नॉट ए माइनस एफ के इक्वल टू एम नॉट ए आर, ठीक है, और ए आर इक्वल टू एम नॉट ए माइनस एफ के, दैट इज म्यू के एम जी। आप समझ रहे हो बच्चों, एफ के क्या होगा, म्यू के एन, और एन अंडरस्टूड है एम जी के बराबर है, ठीक है, तो एम नॉट ए माइनस म्यू के एम नॉट जी, इतने रिलेटिव एक्सेलरेशन से ही, ध्यान रखना पीछे की तरफ आ रहा होगा, मतलब यहां बैठे आदमी को इतने एक्सेलरेशन से पीछे चलता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। अब इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं कोई, ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन है, ये एक ट्रक है और ट्रक की लेंथ दे रखी है हमें 4 मीटर, ठीक है, और इसके ऊपर बच्चों एक ब्लॉक रखा हुआ है ये, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है तो, और ये ट्रक एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्टार्ट करता है, रेस्ट से चलना शुरू करता है, इनिशियल स्पीड 0 दे रखी है, तो ये ब्लॉक कितनी देर में गिर जाएगा। क्वेश्चन ये भी है कि गिरेगा या नहीं, ऐसा भी है, मतलब हमें बताना है सारी बातें, तो ये ब्लॉक कितनी देर में नीचे गिर जाएगा। अब एक बात सोचो, देखो यहाँ पे ना म्यू एस और म्यू के नहीं देता क्वेश्चन में, म्यू दे दिया, इसका मतलब बस इसी से वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, पॉसिबल है स्लिपिंग या नहीं। तो जब ये चलेगा तो इस पर एक सीडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, कितना, एम ए, और इधर की तरफ म्यू एम जी, मानते बच्चों, होगा नहीं, फ्रिक्शन, सीडो फोर्स स्लिपिंग इधर हो रही तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, भाई यहाँ बैठे आदमी को ब्लॉक पीछे स्लिप करता हुआ दिखाई देगा तो फ्रिक्शन पीछे। तो चेक करते हैं कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, तो एम ए कितना आएगा, चेक करते हैं, मास कितना है नहीं दे रखा, ठीक है, मतलब चेक करना है कि एम ए बड़ा है या नहीं है म्यू एम जी से, चेक करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, एम से एम काट लो, ए कितना है 4, ठीक है, ग्रेटर देन म्यू कितना है 0 पॉइंट, वेरीफाई कर लेते हैं ना, जी कितना ले लेते हैं 10, तो 10 से 10 कट गया, तो 4 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब वेरीफाई है। तो भाई मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये सीडो फोर्स का जो एक्सेलेरेशन है वो उस एक्सेलेरेशन से ज़्यादा है, या ये कह सकते हो सीडो फोर्स इस केस में फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तो इसका मतलब तो स्लिपिंग करेगा तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अगर ये ऐसा हो जाता है कि इधर 8 आता या 7 आता तो पक्की बात है ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसका मतलब यानी कि सीडो फोर्स इतना ज़्यादा है कि स्लिप करा देगा, ठीक है। अगर स्लिप करा देगा तो देखो बच्चों, मास की जरूरत ही नहीं पड़ी वैल्यू की, तो पहले रिलेटिव एक्सेलरेशन देख लेते हैं जैसा पढ़ा था अभी। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसका एफबीडी बना लो, और ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बना रहे हैं क्वेश्चन, देखो, ठीक है। तो ए आर हो जाएगा एम ए माइनस म्यू एम जी इक्वल टू एम, ठीक है। तो एम से एम कट गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया ए माइनस म्यू जी। मतलब सोचो ना, ट्रॉली आगे जा रही है तो ब्लॉक को पीछे जाना है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन देखें ना कितने रिलेटिव एक्सेलरेशन से जा रहा है, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी लेनी है 4, तो वही कैलकुलेट किया हमने, ए कितना हो गया 4 और म्यू 0.1 इंटू जी कितना हो गया 10, तो 4 माइनस 1 10 से 10 कट गया 1 3 आ गया, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये इधर की तरफ चल रहा है। और ट्रक के रेस्पेक्ट में कितना चलना है, देखो ये कुछ ऐसे होगा जैसे ट्रक हमारे सामने से चलना शुरू हुआ दिल्ली से, और ये धीरे धीरे सरकता गया और ये चंडीगढ़ जाके ब्लॉक नीचे गिरा,
तो ट्रक ने तो बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करी, लेकिन ट्रक के रिस्पेक्ट में ब्लॉक ने कितनी ट्रैवल की, केवल ये लेंथ, ठीक है, केवल ये लेंथ ट्रैवल करी। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे बच्चों, एल मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या पढ़ाई थी भाई, ये सब पढ़ चुके हम, हाफ इंटू डेल्टा ए टी स्क्वायर, तो डेल्टा एक्स कितना है 4, डेल्टा यू कितना है 0, रेस्ट में है दोनों इनिशियली हाफ, ये रिलेटिव एक्सेलेरेशन है, ठीक है, ए आर टी स्क्वायर, 4 हाफ ए आर कितना है 3 टी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू आ जाएगा √8/3 सेकेंड, तो इतनी देर में नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तब तक ट्रक कितना चल लेगा, तो आपको एक्सेलेरेशन पता है, ट्रक का डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो 0 + हाफ ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ ट्रक, और ये टाइम आपको ये भी पता लग जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ट्रक कितना आगे गया होगा जब तक ये ब्लॉक नीचे गिरा होगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था जिससे हमने चेक किया। अगर यही क्वेश्चन में बच्चों ऐसा होता, ये 0.2 दे रखा होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब मैं आपसे पूछूं कि कितनी देर में गिरेगा, तो देख लेना यहाँ पे स्यूडो एक्सेलेरेशन है 1, सॉरी फ्रिक्शन का जो रिटार्डेशन है 1 आया था, और ये 0.2 है, तो ये स्लिप नहीं करेगा, तो आंसर होगा इनफाइनाइट, मतलब कभी नहीं गिरेगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों, तो ध्यान रखना है। अब देखो तो भाई क्वेश्चन ब्लॉक ओवर ब्लॉक, ये क्वेश्चन बड़ा दिमाग का रायता करते हैं, इनको समझना है। जैसे यहाँ पे पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं, ये 2 ब्लॉक हैं बच्चों, M1 और M2, ठीक है, और हमने फोर्स इस पे लगा रखा है। थोड़ा कंसेप्ट समझने के लिए हम थोड़ा इजी कर लेते हैं क्वेश्चन, ये स्मूथ है, ठीक है, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, इसको M2 कर लेते हैं बच्चों और इसको M1 कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ठीक, इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, समझ रहे हो बच्चों। तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, सोचो अगर ये दोनों इकट्ठे मूव करें, मान लो अगर ये दोनों इकट्ठे मूव करें तो कितने एक्सेलेरेशन से चल सकते हैं भाई। मान लो आप नीचे इस वाले को फोर्स लगा रहे हो, तो ये और ये इकट्ठे मूव कर रहे हैं, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना हो सकता है सिस्टम का, तो इस सिस्टम का एक्सेलेरेशन हो सकता है बच्चों, पहले तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, हाँ सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन पता कर लो, ठीक है, तो N1 और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगा N2, N2 की जरूरत नहीं है लेकिन N1 की जरूरत है हमें यहाँ पे, दैट इज M1G, N2 लिख लेते हैं, कितना होगा म्यू M1 + M2, ठीक है, इतना होगा। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले फ्रिक्शन पता कर लो, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा बच्चों वो होगा म्यू M1G, है ना, म्यू M1G, यहाँ पे कितना होता, अगर होता F2 म्यू डैश मान लेते हैं उसको, यहाँ पे फ्रिक्शन अगर होता तो M1 + M2G, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ दे रखा है सरफेस, तो उसे हटा लो, ठीक, तो ये फ्रिक्शन आ गया, F1 लिखने की जरूरत नहीं है, F ही लिख लेते हैं, समझ रहे बच्चों, फ्रिक्शन। अब एक बात सोचो, जैसे ही आगे चलेगा इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है, जिस भी एक्सेलेरेशन से चलेगा ये M1 है, और इधर की तरफ बच्चों, इधर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा इस पर, ठीक है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो ऑन A है ये, क्यों, समझ रहे हो भैया, आप इसे आगे की तरफ खींचोगे तो पीछे नहीं स्लाइड करेगा, अभी एग्जाम्पल से सिखाया था। तो आपको चेक करना है कि जो फ्रिक्शन है, अगर जो फ्रिक्शन है दैट इज म्यू M1G, ठीक है, अगर फ्रिक्शन म्यू M1G ग्रेटर देन M1A है, ठीक है, जो भी एक्सेलेरेशन है सिस्टम का, इस सिस्टम का जो एक्सेलेरेशन आएगा, देन ब्लॉक मूव टुगेदर, ठीक है, दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, ध्यान रखना, फ्रिक्शन बराबर है स्यूडो फोर्स के या इक्वल है, मतलब बराबर है या ग्रेटर देन है स्यूडो फोर्स से, तो दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, समझ रहे हो बच्चों। एग्जांपल दिखाता हूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है और ये इस तरीके से इसके ऊपर रखा हुआ, ये बॉक्स है, इसके ऊपर दूसरा बॉक्स रखा है, हम इसे ऐसे लेके जा रहे हैं, तो स्यूडो फोर्स बराबर है, फ्रिक्शन के सफिशिएंट है, मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट है उसको चलाने के लिए, तो इकट्ठे मूव कर रहे हैं ये, ठीक है। तो इस केस में, ठीक है बच्चों, इस केस में क्या होगा, एक्सेलेरेशन माना जाएगा, इससे एक्सेलेरेशन होगा कितना, नीचे तो स्मूथ है, पूरा सिस्टम हमने मान लिया, पूरा सिस्टम M1 + M2 इकट्ठे मान लिया, और ये फोर्स F है, तो कितना एक्सेलेरेशन लेंगे,
ए इक्वल टू एफ अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो इस केस में दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, यहाँ स्लिपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स को कंपेयर कर लेना है इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो बोथ विल मूव टुगेदर, विल मूव टुगेदर, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये तरीका है। दूसरा, ये इस केस में अगर ऐसा है, अगर ऐसा हुआ म्यू m1g लेस देन और इक्वल टू लेस देन सीडो फोर्स, तो इसका मतलब सीडो फोर्स स्लिप करा देगा। अगर स्लिप करा देगा बच्चों, पीछे की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज इस क्वेश्चन में हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन फाइंड करने जा रहे हैं। आप रिलेटिव भी लिख सकते हो जैसे भी ट्रॉली का किया था, लेकिन यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन इनके एक्सेलेरेशन पूछे जाते हैं। तो इस केस में दोनों इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे और रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, तो रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तो एफ बी डी देखो, एफ m1 का, m1 पे फ्रिक्शन लग रहा है f, है ना, दैट इज कितना है f फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू m1g, ठीक है। और m2 पे कितना लग रहा है बच्चों, फोर्स तो आगे की तरफ, जितना फ्रिक्शन ए पे लग रहा होता है इधर भी तो लगेगा इसमें, ये पीछे की तरफ म्यू m1g। तो देखो दोनों के अलग अलग एक्सीलरेशन होंगे, इसका a1 मान लो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है बच्चों। ये सर आपने क्वेश्चन आएगा, सर आपने सीडो फोर्स क्यों लिया? नहीं लिया बच्चों, जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन देखोगे सीडो फोर्स की जरूरत नहीं है। ऐसी बी पे भी देखा, इसका एक्सीलरेशन a2 आया, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी बच्चों वो बनेगी म्यू m1g, है ना, इक्वल टू m1 a1, तो a1 आ जाएगा म्यू g, समझाया, a1 आ जाएगा म्यू g। और ऐसे a2 कितना आ जाएगा बच्चों, f माइनस म्यू m1g, है ना, इक्वल टू, भाई ऐसे लिखते हैं ना, f माइनस ये अब m2 a2, तो a2 आ जाएगा f माइनस म्यू m1g अपॉन m2, ठीक, समझ में आ गया। यानी कि फिर एक बार बताता हूँ क्या चेक करना है। सीडो फोर्स पहले मान लो कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल रहा है ये, तो सीडो फोर्स पता करो। सीडो फोर्स कम होगा, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो दोनों इकट्ठे मूव कर जाएंगे। अगर सीडो फोर्स कम है तो उस केस में दोनों के इंडिपेंडेंट एफबीडी बनाओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन आए दोनों के। अगर आपको फिर ए का बी के रेस्पेक्ट में देखना है एक्सेलेरेशन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी करना है, तो a1 माइनस a2 कर देना, उससे रिलेटिव एक्सेलेरेशन आ जाएगा जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन, या कंडीशन पूछ लेगा कि बताओ कितना फोर्स लगाएं कि दोनों इकट्ठे मूव करें, इस तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, शुरू कर। ये क्वेश्चन है अब कि इसमें ए ब्लॉक के ऊपर, मतलब बी के ऊपर एक रखा है, और ये 4 kg, ये 2 kg, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, ये स्मूथ सरफेस है, और ये 12 न्यूटन है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। बच्चों सबसे पहले क्या करना है, चेक करो कि इसका अगर मान लो ये दोनों इकट्ठे मूव करें तो मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से चल सकता है सिस्टम, जैसा भी सिखाया था कंसेप्ट में। तो ये अगर दोनों इकट्ठे हो जाएं तो 2 + 4 6 kg हो गया, और मैक्सिमम फोर्स कितना लगा रहे हो, 12 न्यूटन। एक्सेलरेशन देखना कंबाइंड कितना हो सकता है, टोटल नेट फोर्स 12/6 2, यानी कि ये अगर दोनों इकट्ठे मूव करें तो इतने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल सकते हैं, है ना। तो उस केस में मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वाई सिस्टम का, ठीक है। तो उस केस में बच्चों देखो, उस केस में अगर मैं यहाँ पे पता करूँ कि यार सीडो फोर्स कितना है, तो सीडो फोर्स हो जाएगा 2 × एक्सेलरेशन, है ना। और इस पे फ्रिक्शन कितना हो सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, म्यू × 2g, मानते बच्चों, है ना, ऐसे ना। आप देखो 2 × a कितना है, देखो ये एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर मैं सीडो फोर्स की बात देखूं तो 2 × a, है ना, सीडो फोर्स होगा ना पूरा ये, तो 2 × a, 2 × 2 4, है ना। और इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो देखना कितना है, म्यू 2g, तो 0.2 × 2, और g कितना होता है टाइम 4 न्यूटन। भाई तो फ्रिक्शन बराबर है ना। इसका मतलब इस केस में फ्रिक्शन जो है सीडो फोर्स के बराबर आ रहा है ना। तो भाई ये इकट्ठे मूव करेंगे, है ना, बराबर है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो बोथ विल मूव टुगेदर, बोथ विल मूव टुगेदर। और कितने एक्सेलरेशन से, मतलब ये फ्रिक्शन सफिशिएंट है इन्हें लॉक करके रखने के लिए,
ये कुछ ऐसे है, जैसे देखो अगर मान लो आप इसको ऐसे मूव करा रहे हो, ये ऐसे, तो ये इतना सफिशिएंट है कि इनको मूव चल पा रहे हैं। हाँ, ज़्यादा एक्सेलेरेशन करें तब स्लिप करता है, तो इसका मतलब ये इकट्ठे मूव करेंगे और इनका एक्सेलेरेशन होगा ए इक्वल टू कितना बच्चों, इस केस में एक्सेलेरेशन आ गया 2, तो दोनों का एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमने यहाँ सॉल्व किया था। ठीक है, बोथ विल मूव टुगेदर। समझ में आया? अब इसी क्वेश्चन में बच्चों हम क्या करते हैं, देखो इसका दूसरा पार्ट, इसको कर देते हैं 24 न्यूटन। ठीक है, अब चेक करते हैं, देखो सीडो फोर्स। अब अगर ये 24 न्यूटन है ना, तो अब इसे चेक करते हैं कि अगर ये इकट्ठे मूव करते तो कितने एक्सेलेरेशन, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब सीडो फोर्स देखो, मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन आ गया 4 है ना, तो एक्सेलेरेशन 4 आ गया, तो 4 दूनी 8 न्यूटन फोर्स, और फ्रिक्शन कितना रहेगा, वो 4 न्यूटन ही है। इसका मतलब इस केस में बच्चों फ्रिक्शन कम है और सीडो फोर्स ज़्यादा है, इसका मतलब रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? इस केस में रिलेटिव मोशन होगा, तो हमने ऐसे चेक करना होता है। और अगर रिलेटिव मोशन हुआ तो भाई एक्सेलेरेशन कितने कितने होंगे, तो देखो ए का एफबीडी बनाओ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखना है बच्चों, सबसे एसेंशियल पार्ट है, जब ये स्लिप करेंगे तो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाना है। और कितना फ्रिक्शन काम कर रहा होगा जब भाई सीडो फोर्स ज़्यादा है, तो इस पर तो जो फोर्स लगेगा वो यही लगेगा ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो दैट इज म्यू है ना इंटू 2 इंटू जी, और 4 पे कितना लग रहा होगा, ये 2 है, 24 न्यूटन तो आगे की तरफ, और ये फ्रिक्शन पीछे की तरफ कितना, म्यू इंटू 2 इंटू जी। भाई फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट होता है ना, इस पे फ्रिक्शन पीछे। ठीक है, इसका एक्सेलेरेशन मान लो ए ऑफ ए, और इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, ए ऑफ बी। दोनों अलग अलग एक्सेलेरेशन से चलेंगे। अगर हमने कब कर दिया, ये 24 न्यूटन कर दिया, तो देखो तो ये हो जाएगा बच्चों 2, मतलब इक्वेशन लिखते हैं इसकी, नेट फोर्स होता है ना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। नेट फोर्स है म्यू इंटू 2 इंटू जी इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ ए। ओ 2 से 2 कट गया, ए ऑफ ए म्यू जी, और म्यू कितना है हमारे पास, वही 0.2 इंटू जी कितना है 10 से 10 कट जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे इसका देखो एक्सेलेरेशन, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, और ये हो जाएगा 24 माइनस म्यू इंटू 2 इंटू जी इक्वल टू एम ए, तो 4 इंटू ए बी। ठीक है, 24 माइनस म्यू कितना हमारा, अच्छा फ्रिक्शन का ध्यान रखना, यही म्यू टी बराबर लगता है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, बराबर क्यों लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, तो म्यू है 0.2 है ना इंटू 2 इंटू जी 10। भाई कैलकुलेशन में देख लेना कोई गड़बड़ तो नहीं है, 24 ये 10 से 10 कट गया, 4 हो गया 4 ए बी। ठीक है, ए बी आ जाएगा बच्चों 20/4, 4 पंजे 20, 5। ठीक है, तो इसका एक्सेलेरेशन होगा 5 और इसका एक्सेलेरेशन होगा 2, इस तरीके से। समझ में आया बच्चों? तो हमें ये चेक करना होता है कि अब एक बार फिर फाइनल समझ लो कि पूरे को एक कंबाइंड सिस्टम मान के नेट मैक्सिमम एक्सेलेरेशन पता करो, और वो एक्सेलेरेशन से जो स्यूडो फोर्स बनेगा वो फ्रिक्शन से अगर कम हुआ तो रिलेटिव मोशन होगा, अगर फ्रिक्शन से कम हुआ स्यूडो फोर्स तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, इकट्ठे दोनों मूव करेंगे। लेकिन अगर स्यूडो फोर्स ज़्यादा आ गया, समझ रहे हो, जैसे यहाँ आया, तो रिलेटिव मोशन होता है, दोनों को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अलग अलग एक्सेलेरेशन बनाओ। और फिर आपसे पूछ ले कि यार रिलेटिव एक्सेलेरेशन बताओ, तब आप क्या कर सकते हो, रिलेटिव एक्सेलेरेशन का कई बार पढ़ रखा है आपने, ए ऑफ ए माइनस ए ऑफ बी कर लो, या ए ऑफ बी माइनस ए ऑफ ए कर लो। ठीक है, अब बिल्कुल इसी बेस पे क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ एक फोर्स लगा रखा बच्चों, यहाँ ऐसे एक ब्लॉक है, इसके ऊपर 4 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में दे रखा है 0.3, नीचे स्मूथ सरफेस है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितना फोर्स लगा है सच दैट बोथ मूव टुगेदर, सच दैट बोथ ए एंड बी मूव टुगेदर। समझ रहे हो बच्चों, ए और बी दोनों इकट्ठे मूव करें, ये पूछा जा रहा है। तो एक बात सोचो, अगर दोनों को इकट्ठे ही मूव कराना है तो हम तो पहले भी ऐसे क्वेश्चन में तो हमेशा ही चेक करते हैं कि यार अगर इकट्ठे मूव कराएं तो पूरा सिस्टम एक बन जाएगा, कितना टोटल मास हो जाएगा,
भाई अगर दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो सोचो कि इकट्ठा एक ऑब्जेक्ट मान लो, तो 9 kg है ना, और फोर्स लगेगा कितना ये पता नहीं हमें, ये एक्सेलेरेशन है जो भी फोर्स लगा रहे हो, तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा 4/F/9 है ना, समझ रहे हो बच्चों। भाई एक्सेलेरेशन इतना होना चाहिए नहीं टोटल मास। अब देखो इस ऑब्जेक्ट पे देखो, इस पे फ्रिक्शन कैसे लगेगा, अगर ये आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन की टेंडेंसी पीछे होगी, समझ रहे हो, या आगे स्लिप करने की टेंडेंसी पीछे होगी, फ्रिक्शन आगे होगा, और कितना म्यू इंटू 4 × G है ना। इधर सीडो फोर्स इस पे ऐसे लगेगा 4 × A, तो जो सीडो फोर्स है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, समझ रहे हो बच्चों, म्यू इंटू 4G, समझ रहे हो भाई। भाई अगर सीडो फोर्स कम होगा तभी तो आगे जाएगा, ये फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए, इकट्ठे मूव करेंगे। तो 4 A की जगह क्या रखोगे बच्चों F/9, ठीक है, लेस देन म्यू कितना है 0.3 है ना, 4 लिख दिया, G कितना है 10, ठीक है बच्चों 10 से 10। तो मिनिमम फोर्स पूछ रहा है ना, सॉरी मैक्सिमम फोर्स पूछ रहा है, तो मैक्सिमम के केस में ये इक्वल टू के साइन पे आ जाएगा 4/9, कि भाई मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं कि ये मूव कर, इकट्ठे मूव करें, ठीक है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा कर दिया तो हो सकता है फिर ये एक्सीलरेट करना शुरू कर दे। तो मैक्सिमम फोर्स पूछा है, तो इक्वल टू पे 3 × 4, ठीक है, 4 से 4 कट गया, तो मैक्सिमम फोर्स आ गया, आप 27 न्यूटन फोर्स लगा सकते हो कि दोनों इकट्ठे मूव करें, ठीक है बच्चों। और इससे मिनिमम कितना ही लगाना, ये हमेशा ही इकट्ठे मूव करेंगे। तो इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी क्वेश्चन में कि कितना फोर्स लगाएं कि दोनों इकट्ठे मूव करें। क्लियर है बच्चों। बच्चों अब आपको मैं एक स्पेशल न्यूज़ देता हूँ, जो हमारा इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म है डिजिटल में, दैट इज़ अनअकैडमी, उस पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। जैसे आप CBSE के अगर एग्ज़ाम की बात करें, अगर कंपटीशन की बात करें तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज हो सकती हैं, लेकिन CBSE की एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज जिसमें सब्जेक्टिव टेस्ट हो आपके, वो अनअकैडमी ने शुरू करी है। तो अगर आप सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज देना चाहते हो 11th या 12th क्लास में है, तो 9 जनवरी से शुरू हो रही है, जिसमें आप सब्जेक्टिव टेस्ट देंगे, आपकी बिल्कुल एवेल्युएशन जो है एक्सपर्ट हैं जो CBSE की कॉपियाँ चेक करते हैं उनसे कराया जाएगा। दूसरा मिशन फाइनल एग्जाम है जो MCQ टेस्ट सीरीज है, ये 4 जनवरी से शुरू हो रही है। तो ये 2 टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, समझ रहे हो, ये सब्जेक्टिव और ये MCQ टेस्ट सीरीज है। और इसके लिए आपके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, तब आप इनको फ्री में अवेल कर सकते हो, ठीक है। प्लस के बारे में मैंने आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में पिछली वीडियो में बताया था। अगर आप प्लस पे जाते हैं, प्लस के लिए कुछ पर्टिकुलर प्राइस है, अगर आप उसे लेते हैं तो उसके लिए आप रेफरल कोड लेंगे उज्ज्वल K10, फैकल्टी कोड होता है, इससे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलता है बच्चों। प्लस में लेने के फ़ायदे क्या हैं, एक तो आपकी पर्टिकुलर जो भी क्लास चलती है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ उसमें, तो लगभग हर 3 क्लास के बाद एक डाउट क्लास करते हैं हम, जिसमें आपको वीकली असाइनमेंट, टेस्ट, होमवर्क, समझ रहे हो, और आप डाउट पूछ सकते हो, ये सारी फैसिलिटी है। साथ में टेस्ट सीरीज फ्री हो जाती हैं उसके लिए, है ना। तो ये लेने में फ़ायदा है। और दूसरा, हम 18 तारीख से क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं बच्चों CBSE का, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपके पास अभी देखो 12th का मई तक जाना है आपको, तो 12th के अभी 3-4 महीने हैं आपके पास। तो उस क्रैश कोर्स में हम डिटेल में चैप्टर को पढ़ेंगे, नाम क्रैश कोर्स है लेकिन अच्छे से तैयार करेंगे। तो वो क्रैश कोर्स भी आप प्लस पे ले सकते हैं, उसके लिए आपको रेफरल कोड उज्ज्वल K10 डालना है, ठीक है। और जितने ज़्यादा दिन का प्लान लेते हैं उसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, तो ये आपके लिए। और जो 11th के स्टूडेंट हैं वो तो अभी से बड़ा प्लान ले लें, प्लस को ज्वाइन कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन हमने किए उन सब में क्या था, नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा था। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भाई ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसे, तब क्या है, तो ये M1 ये M2, और नीचे भी थोड़ी देर के लिए स्मूथ मान लेते हैं, ठीक है, और ये रफ सरफेस है, ठीक है बच्चा, ऐसे मान लिया। तो देखो इस केस में बच्चों आपको समझना है कि जब ये इसे चलाने की कोशिश करोगे तो यहाँ एक फ्रिक्शन लगेगा ऐसे, ठीक है, और इस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। इसका नाम A रख लो, इस पे इसका नाम B, तो ये ऑन B है और ये ऑन A है। कॉमन सा सोचो कि अगर आप इसे ऊपर वाले को खींच रहे हो, ठीक है, तो शायद ये भी खींच जाए, तो ये आगे जा रहा है, तो उसका मतलब फ्रिक्शन आगे होगा। वही मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। देखो जैसे
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, देखो बच्चे, एक मिनट रुकेंगे। जैसे ये ऐसे है मेरे पास और मैं इसको खींच रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी जा सकता है ना साथ में, ये बुक, ये नीचे वाली बुक भी तो जा रही है ना साथ में, देखो। तो एक तरीका तो ये हुआ, और एक तरीका बच्चों ऐसे हुआ कि जब हम इसे चलाते हैं तो ये भी चल सकता है। देखो मैं इसके नीचे थोड़ा सा फ्रिक्शन कम कर देता हूँ ना, ये फ्रिक्शन बढ़ा हुआ है ज़्यादा। एक मिनट बच्चों, फ्रिक्शन कम करने का तरीका क्या बता रखा है आपको, रोलिंग, है ना। मैंने इसके नीचे चौक रख दी, देखो अब देखो कितना मज़ेदार बात है। ओ कुछ ज़्यादा ही फ्रिक्शन कम हो गया, देखो। अब एक दूसरा तरीका, पहले तो दोनों लॉक हो रखे थे, अब मैं इसको खींच रहा हूँ तो दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है मैं इसको खींचूँ तो दोनों अलग अलग एक्सेलेरेशन से चलें, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी है, यानी कि दोनों एक साथ भी मूव कर सकते हैं और अलग अलग एक्सेलेरेशन से भी मूव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में देखना है भाई। तो देखो इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, म्यू के एन, है ना। एन कितना होगा बच्चों, एन m1g होगा ना ये तो अगर फ्रिक्शन, दैट इज जो फ्रिक्शन है म्यू 1 mg, है ना, फ्रिक्शन म्यू 1 मान लेते हैं यहाँ पे सरफेस में। अगर म्यू 1 mg ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ है, ठीक है, तो मतलब इस फोर्स से ज़्यादा है, यहाँ पे फ्रिक्शन इतना ज़्यादा है, नीचे तो फ्रिक्शन है ही नहीं ना, तो बोथ विल मूव टुगेदर, विल मूव टुगेदर, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगर बराबर है या ज़्यादा है, दोनों केस में दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, लेकिन और कितने एक्सेलेरेशन से, यानी कि लॉक हो जाएंगे फिर तो, और लॉक हो गए तो दोनों इकट्ठे कितने एक्सेलेरेशन से चलेंगे, m1 प्लस m2 इकट्ठे मूव कराओ, ये फोर्स है, ये एक्सेलेरेशन, तो F इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए आ जाएगा F अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ए इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2, ये एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो बोथ विल मूव टुगेदर विद दिस एक्सेलेरेशन। लेकिन सेकंड केस, अगर ये जो फ्रिक्शन है, ये जो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, इस फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया, म्यू m1g कम पड़ गया और फ्रिक्शन हो गया ज़्यादा, सॉरी फोर्स हो गया ज़्यादा, फ्रिक्शन कम पड़ गया, ठीक है, तो उससे भी ज़्यादा है, तो उस केस में बच्चों क्या होगा, अब ये दोनों अलग अलग मूव करेंगे, ठीक है। और इस केस में बच्चों ये F, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन वही यहाँ भी मूव करेगा, तो इस पे फ्रिक्शन हो गया F पीछे की तरफ और इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ, ये m1 ये m2, क्लियर है बच्चों। अब तो रिलेटिव मोशन करेंगे ना ये, अब देखो, और इसका एक्सेलेरेशन a1, इसका एक्सेलेरेशन a2, जिसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो F माइनस स्मॉल f इक्वल टू m1 a1, और इसको क्या लिखेंगे, F इक्वल टू m2 a2। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना, ये मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, जितने भी ये क्वेश्चन करते हैं जब ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हो, वो ट्रॉली के छोड़ दो, ट्रेन वगैरह के, हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन देखो, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन पता कर सकते हैं। तो पहले चेक करेंगे कि स्लिपिंग होगी या नहीं होगी। एक फंडा और बताता हूँ इसमें साथ में, आपने जैसे यहाँ देखा, मतलब जैसे इस पॉइंट पर देखना है, तो इससे ऊपर देखो कितना फोर्स है, तो इससे ऊपर जहाँ पे भी पहले तो फ्रिक्शन देख लो, कोई भी जो फोर्स है इस पॉइंट से ज़्यादा अगर ऊपर फोर्स है तो इसका मतलब इस सरफेस पे रिलेटिव मोशन होगा। ऐसे यहाँ पे ये फोर्स अगर यहाँ का जो फ्रिक्शन है उससे ज़्यादा है, उससे कम है, तो रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है। तो मतलब नीचे से देखना शुरू करो, और जहाँ पे भी फोर्स, जैसे यहाँ पे देखना रिलेटिव मोशन है या नहीं, तो यहाँ का फोर्स देखो और ऊपर का देखो। तो अब जैसे यहाँ पे देखा हमने कि यार यहाँ 0 है, स्मूथ है, और यहाँ फ्रिक्शन F है, तो यहाँ तो पक्का रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसके रेस्पेक्ट में, तो इसके रेस्पेक्ट में दो केस आए, हमने देखा कि अगर ये फ्रिक्शन इस वाले फोर्स से कम है तो रिलेटिव मोशन होगा, ये वाला केस है। अगर ये फ्रिक्शन इस वाले फोर्स से ज़्यादा है, ये वाला फोर्स फ्रिक्शन का ज़्यादा है, तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, फिर इकट्ठे मूव करेंगे। ये फंडा है, ठीक है। ऐसे 2-3 बार सुन लो वीडियो को करके कि जिस लेवल पे आपको नीचे से, जैसे नीचे से शुरू करना चाहिए हमेशा देखना, तो जैसे यहाँ पे देखना है कि रिलेटिव मोशन होगा या नहीं, तो उससे जस्ट ऊपर वाले पे देख लो कि वहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है
वो इसके फ्रिक्शन से अगर ज़्यादा है तो रिलेटिव मोशन होगा ही होगा, ठीक है, ऐसे देखना है। तो चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा जो मैंने समझाने की कोशिश कर रहा था। जैसे इसमें ये दो ब्लॉक हैं ए और बी, 12 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू, और ये नीचे स्मूथ सरफेस है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, फ्रिक्शन पता करो। तो मैंने यहाँ फ्रिक्शन पता करा, कितना, म्यू एम जी, है ना, तो उतना ही फ्रिक्शन यहाँ लगेगा। पहले इसकी वैल्यू पता करो, एम मतलब 2, तो म्यू कितना हो गया 0, फ्रिक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं 0.2, है ना, और इंटू मास 2 इंटू 4, म्यू एम जी होता है ना, मैं लिख देता हूँ म्यू एम जी। तो एम की वैल्यू रखी है जी की, तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 न्यूटन, जी 10 है, 10 से 0 पॉइंट कट जाएगा, 4 न्यूटन आ गया, ठीक है। और आप कितना फोर्स लगा रहे हो, 12 न्यूटन, मतलब इधर पीछे लग रहा है इस पर 4 न्यूटन और 12 न्यूटन, तो फ्रिक्शन तो कम पड़ गया, तो स्लिप करेगा भाई, क्या बताया था, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन वो ये ज़्यादा है और ये कम है, इसका मतलब स्लिप करेगा। पर यहाँ देखो, यहाँ 0 है, यहाँ फ्रिक्शन है 4 न्यूटन आगे की तरफ, तो ये भी स्लिप करेगा। तो ये तो अलग अलग रिलेटिव मोशन करेंगे इसका मतलब। तो अगर रिलेटिव मोशन करेंगे तो दोनों का अलग अलग मोशन समझो। 2 kg का देखो, 2 kg पे 12 न्यूटन आगे की तरफ, और ये फ्रिक्शन पीछे कितना है, ये 4 न्यूटन, तो इसका एक्सेलेरेशन मान लो ए ऑफ ए। तो ए ऑफ ए आ गया, क्या पढ़ेंगे भाई, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो 12 माइनस 4 इक्वल टू 2 इंटू ए, 8/2, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलेरेशन आ गया। और बी, और ये फोर्स आ जाएगा बच्चों 4 न्यूटन, है ना, अब बी का देख रहे हैं 4 न्यूटन, और ये 4 kg है, तो इस पर फोर्स देखो, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो ये आ जाएगा, नेट फोर्स है 4 इंटू ए ऑफ बी, तो ए बी आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों, देखो अब इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ यहाँ पे 3 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अब बताओ एक्सेलरेशन। तो देखो 3 न्यूटन और फ्रिक्शन कितना है, ये 4 न्यूटन, तो ये तो बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ इसका मतलब ये दोनों इकट्ठे मूव करेंगे भाई, क्यों, क्योंकि नीचे तो फ्रिक्शन ही नहीं है ना, जो फोर्स लग रहा है यहाँ फ्रिक्शन है, ये 4 न्यूटन, यहाँ पे भी 4 न्यूटन, तो इसका मतलब ये दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, क्लियर है बच्चों, दोनों इकट्ठे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके स्टेप देखना। अगर ये दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, ये 2 kg फोर्स, ये 3 न्यूटन फोर्स, तो देखो समझ में आया क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है और अप्लाइड फोर्स कम है, तो यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ लॉक हो गए सरफेस, है ना, यहाँ स्मूथ है, और ये 4 न्यूटन है, तो यहाँ तो चलेंगे, तो इकट्ठे मूव करेंगे, और कितना हो जाएगा टोटल मास 6 kg और 3 न्यूटन, और इसको लेंगे नहीं अब 4 और 4, क्योंकि कट जाएंगे, आप पूरा सिस्टम मान रहे हो जब इकट्ठे मान रहे हैं भाई, 4 आपने ले भी लिया, ये इस पे फ्रिक्शन पीछे 4, इस पे फ्रिक्शन आगे, तो कट जाएगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन कितना होगा, तो देखो 3 इक्वल टू 6 इंटू ए, तो ए आ गया 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों इस एक्सेलरेशन से इकट्ठे मूव करेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार यहाँ पे जो फिलहाल इस केस में जो फ्रिक्शन होगा, क्या ये इतना ही होगा या इससे कम लग रहा होगा, तो सोचो यहाँ रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर मुझे चेक करना हो कि यार फ्रिक्शन कितना है, तो मैं केवल इसका एफबीडी बना लेता हूँ 4 kg का, ठीक है, और मैंने चेक किया कि फ्रिक्शन ये और एक्सेलरेशन कितना ले लिया, ए 1/2, है ना, तो F इक्वल टू, इस पर तो एक ही फोर्स लगेगा ना फ्रिक्शन आगे की तरफ, तो 4 इंटू ए, तो F इक्वल टू 4, ए कितना है 1/2, 2 न्यूटन लग रहा है फिलहाल, यानी कि ये आपको पता है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू थी फ्रिक्शन की, अभी कितना फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे 2 न्यूटन, क्लियर है बच्चों। तो ये फ्रिक्शन हुआ इन दोनों के बीच में। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक, समझ में आई ना बात, इन दो के बीच में फ्रिक्शन 4 न्यूटन मैक्सिमम होता है, अभी कौन सा लग रहा है 2 न्यूटन, 2 इस पे लग रहा है, 2 इस पे लग रहा है, वेरीफाई करके देख लेते हैं, इस पे 2 न्यूटन है ना, तो देखो उस ऊपर वाले का एफबीडी बना दो,
इस पे 3 आगे की तरफ, 2 इधर की तरफ, एक्सेलेरेशन इतना आना चाहिए, इसका मास 2, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन ए डैश मान लेते हैं, ए डैश होगा 3 - 2 अपॉन टोटल मास 1/2 आ रहा है। वेरीफाई हो गया नहीं हो गया? तो इसका मतलब जब ये दोनों इकट्ठे मूव करते हैं तो जरूरी नहीं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ही काम कर रहा है इनके बीच में, मैक्सिमम फ्रिक्शन काम कर रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी फिलहाल फ्रिक्शन 2 न्यूटन है, वो चेक करने के लिए होता है कि मैक्सिमम कितना है, ठीक है, कितना लग सकता है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब एक क्वेश्चन है कि μ1 है 0.5 यहाँ पे, और यहाँ पे μ2 है 0.2, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि ये फोर्स लगाया आपने 40 न्यूटन, तो इस केस में इन दोनों के एक्सेलेरेशन बताओ। इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका बी। अब भाई दोनों फ्रिक्शन आ गए दोनों सरफेस पे, थोड़ा सा बढ़ गया क्वेश्चन का लेवल। तो सबसे पहले क्या काम करो, इनके फ्रिक्शन पता कर लो। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा बच्चों F1, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है, ये मैक्सिमम होता है जो हमसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना होगा 0.5 इंटू एम जी, है ना, 5 इंटू जी, है ना, तो कितना आ गया 25 न्यूटन। यानी कि यहाँ जो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है वो 25 न्यूटन। यहाँ पे चेक करते हैं, तो फ्रिक्शन होगा बच्चों μ2 इंटू दोनों का वेट 15 जी, नॉर्मल रिएक्शन होगा ना, या तो 5 + 10 दोनों का नॉर्मल रिएक्शन, दोनों का वेट नॉर्मल रिएक्शन होगा, और μ2 है 0.2 इंटू 15 इंटू 10, ठीक है, तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन। तो यहाँ जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है बच्चों वो कितना है 30 न्यूटन। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, जैसे इस सरफेस पे देखना है कि रिलेटिव मोशन होगा या नहीं, जस्ट उससे ऊपर वाले सरफेस पे देखो कि कितना फोर्स है। यहाँ पे चाहिए हमें 30 न्यूटन, और ऊपर कितना लग रहा है 25 न्यूटन। क्या सफिशिएंट है? नहीं, ये इसको आगे नहीं चला सकते, तो बी आगे नहीं चलेगा, समझ में आया? तो बी का एक्सेलेरेशन हो गया 0। दोबारा समझ लो, यहाँ पे चलाने के लिए, इस सरफेस पे चलाने के लिए नीचे से देखना होता है हमेशा, 30 न्यूटन फोर्स चाहिए, है ना। और आपको यहाँ इस सरफेस पे कितना फ्रिक्शन मिल सकता है मैक्सिमम, आगे की तरफ 25 न्यूटन, तो चलेगा ही नहीं है, ठीक है। अब ऊपर वाले ब्लॉक पे देखो, यहाँ सरफेस पे देखो, यहाँ रिलेटिव मोशन लाने के लिए आपको 25 न्यूटन चाहिए, और लगा कितना दिया 40 न्यूटन, इसका मतलब चलेगा। और रिलेटिव मोशन होगा तो हमेशा यही फ्रिक्शन लेना है, रिलेटिव मोशन नहीं होता तो कुछ भी फ्रिक्शन हो सकता है, जैसे अभी चेक किया था, इससे कम हो सकता है वो। तो ये तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो ए बी का तो पता लग गया, ए का FBD बना लो, कितना 5 kg मास है ना ये, और 40 न्यूटन आगे की तरफ, और फ्रिक्शन F1 कितना है बच्चों 25, एक्सेलेरेशन ऑफ ए आ जाएगा 40 - 25 अपॉन मास, कितना हो गया 40 - 25 15, है ना, अपॉन 5, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक एक्सेलेरेशन आ गया बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने इनके एक्सेलेरेशन पता कर लिए, समझाया बच्चों? तो ये तरीका होता है मतलब इन क्वेश्चन को हैंडल करने का। बच्चों अब एक क्वेश्चन है, इसमें 3 ब्लॉक हो गए, ठीक है, 7 kg, 3 kg, 2 kg, और यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3, ये μ1, और फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन इस पे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ एक्सेलेरेशन बताओ हर मास का। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए बच्चों, जैसे यहाँ पे है ये, तो यहाँ पे फ्रिक्शन पता कर लो कितना होगा, ठीक है, F1 लिख लिया मैंने इसको। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, तो जब रिलेटिव मोशन होगा म्यू 0.2 इंटू 2 इंटू जी, है ना, म्यू mg, तो m2 है, ये है, g है, 4 न्यूटन। इस सरफेस पे फ्रिक्शन कितना होगा F2, तो टोटल मास, नॉर्मल रिएक्शन टोटल मास की वजह से होगा ना, 2 + 3, तो 0.3 इंटू 5 इंटू जी, समझ रहे 5 क्यों आया, 3 + 2, तो 15 न्यूटन। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा बच्चों F3 वो है 0, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो फोर्स है 0 है, और इससे जस्ट ऊपर वाले पे फ्रिक्शन कितना है 15 न्यूटन, तो ज़्यादा है ना ये, तो इसका मतलब यहाँ पे रिलेटिव मोशन होगा, यानी कि आगे खिसकेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 15, अगर यहाँ पे 15 है, ठीक है, यहाँ पे 15 न्यूटन है, और अप्लाई कितना कर रहे हो 10 न्यूटन, तो जो अप्लाइड फोर्स है इससे जस्ट ऊपर वो 10 न्यूटन 15 से कम है, इसका मतलब यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि दोनों इकट्ठे मूव करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि तीनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं, और मैक्सिमम एक्सेलेरेशन पता करके देखते हैं।
यही पता करना होता है ना, क्योंकि ऊपर वाले के लिए भी देखना है। तो ऊपर वाला जब देखना होता है ब्लॉक के ऊपर, तो पूरा नेट एक्सेलेरेशन पता करते हैं और सबको ये मान लेते हैं कि सारे इकट्ठे मूव कर रहे हैं। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना हो जाएगा बच्चों? फोर्स है 10 अपॉन टोटल मास 2 प्लस 3 प्लस 7, 10 बाय 5 और 7 12, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमने मान लिया कि तीनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं। ये दो तो करेंगे ही करेंगे। अब इसकी बारी है। अब इस पर सीडो फोर्स चेक करो। सीडो फोर्स होगा पीछे की तरफ 2 इंटू ए, है ना। तो सीडो फोर्स 2 इंटू ए, 2 इंटू 5/6, 10/6 यानी कि 5/3, है ना। यानी कि 1 पॉइंट समथिंग कुछ, है ना भाई, 1 पॉइंट समथिंग कुछ ना। तो सीडो फोर्स 2 से छोटा आ रहा है और यहाँ इसको चलाने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगाना है? 4 न्यूटन। तो क्या ये स्लिप कर पा रहा होगा? नहीं, यानी कि ये भी इकट्ठे जा रहा होगा। इसका मतलब तीनों का एक्सेलरेशन यही है, तीनों एक साथ मूव करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक साथ मूव करेंगे और इसी एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आपको चेक करना है। आपको समझाया कि जब जिस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं उससे नीचे देखना है, तो उससे नीचे के सरफेस पे जहां पे रिलेटिव मोशन देख रहा है उससे जस्ट ऊपर देखो कि कितना फोर्स लग रहा है। अगर वो फोर्स इस वाले सरफेस से ज़्यादा है तो पक्का स्लिपिंग होगी, अदरवाइज नहीं। और जब जिस फोर्स ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं उससे ऊपर वालों पे देखना होता है, तो नेट एक्सेलरेशन पता कर लो कि सारा सिस्टम एक साथ जा रहा है, फिर सीडो फोर्स से चेक कर लो। और जब रिलेटिव मोशन होता है बच्चों, तब तो फ्रिक्शन यही लेते हैं मैक्सिमम। और जब इकट्ठे मूव कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं होता कि उनके बीच में फ्रिक्शन वही काम कर रहा हो। स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर सकता है, उसको मैंने चेक करके दिखाया था। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो। क्योंकि आज मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए, फ्रिक्शन के, रिलेटिव मोशन के, रिलेटिव ब्लॉक ओवर ब्लॉक, ये सारी कैटेगरी जो बहुत कन्फ्यूजिंग होती है। और अब कोई भी नया क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हो। और अभी आपको लग रहा होगा कि बैंकिंग ऑफ रोड, ये सब क्वेश्चन जो बचे हैं, ये बच्चों हम सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा सर्कुलर मोशन आने वाला है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस करिए। और जितने भी हम टॉपिक कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा स्लो है लेकिन सारे डिटेल में पढ़ रहे हैं, तसल्ली से पढ़ रहे हैं। अभी आपका एग्जाम भी बहुत दूर है, तो आराम से पढ़िए। आप जहाँ पढ़ना चाहते हो पढ़िए, लेकिन इन क्लासेस को देखिए और इनमें जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रही है वो लीजिए। ठीक है।